सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसा कि आज की वीडियो में हमने बात किया था यार कि क्यूसैट की फर्स्ट अलॉटमेंट तो आ चुकी है, बट इसके आगे के प्रोसेस क्या होंगे, राइट? तो इसके ऊपर आज बात करेंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है जिसमें इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है आपका आगे के प्रोसेस को रिलेटेड, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे लिंक हम देख सकते हैं अलॉटमेंट शेड्यूल, ठीक है। तो इसके ऊपर तो हमने ऑलरेडी बात किया था कि किस डेट पे आपको पेमेंट करना है और कब तक आपको सेकेंड राउंड के लिए वेट करना है, ये सब, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या है इनका। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जब आपकी अलॉटमेंट आई है उसके जस्ट बाद आपको सबसे पहला काम क्या करना है, फ़ी पेमेंट करना है। क्योंकि फ़ी पेमेंट किए बिना आप ना तो अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे, ना ही आप इस, अगर मान लो ये डेट निकल गया तो उसके बाद आप एलिजिबल भी नहीं रहोगे, इस काउंसलिंग प्रोसेस में आप कोई हिस्सा नहीं रहोगे, कोई पार्ट नहीं रहोगे, ठीक है। तो पहला काम करना है फ़ी पेमेंट। कहाँ से करेंगे? तो आप जब यहाँ से प्रोफाइल में अपना लॉगिन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये मैंने एक बच्चे का प्रोफाइल लिया है यार, तो उसका कुछ ऐसा है। तो अभी इसको क्या अलॉट हुआ है, यहाँ पे देखो, इसको सेकेंड कैंपस में क्यूसेक में इस बच्चे को आईटी अलॉट हुआ है, राइट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है बीटेक इंटीग्रेटेड एमएससी अलॉटमेंट कंफर्मेशन एंड पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये कंफर्म करेंगे अपना सीट फिलहाल के लिए। तो कंफर्म का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ इसी सीट पे एडमिशन लेनी है, कंफर्म का मतलब ये है कि ये सीट हम एक्सेप्ट करके बाकी आगे डिसाइड करेंगे कि मुझे आगे के राउंड में जाना है या सिर्फ इसी में एडमिशन लेना है, ठीक। तो अभी पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये पेज खुलता है जहाँ पे लिखा है कि आपको 49,505 रुपीज़ पे करने होंगे, ठीक है। ये क्या है? कोर्स का फी है। तो जब आप यहाँ पे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंफर्मेशन एक विंडो खुलता है। तो आप कंफर्म करोगे कि ओके हाँ, मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अब कैंसिल नहीं करना है। कंफर्म करके आपका ये पेमेंट का ऑप्शन खुलेगा और यहाँ से आप, अगर नेट बैंकिंग है आपके पास तो नेट बैंकिंग के थ्रू, अगर आप कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो कार्ड पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका कुछ प्रोसेस रहेगा। अब फिर से हम वापस इस नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो अब हमने फी पेमेंट कर दिया, राइट। तो दूसरा पॉइंट कहता है कि अब आपने जब फी पेमेंट कर दिया है तो अब आपके जो हायर ऑप्शंस है, जो आपको अलॉट हुआ है, मान लो कि इस बच्चे को ये सीट अलॉट हुआ, आईटी अलॉट हुआ, लेकिन इसने बहुत सारा चॉइस फिल किया था नीचे, उसको हम समझाते हैं तुम्हें। देखो, तो क्या हुआ कि तुमने, मान लो जब काउंसलिंग करना था ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, तुमने इतना सारा ऑप्शन डाला और भी डाला होगा, ठीक है। लेकिन जब फर्स्ट अलॉटमेंट आती है तो तुम्हारा अलॉटमेंट कुछ ये ब्रांच हो जाता है। मान लेते हैं कि कुछ ये ब्रांच तुझे अलॉट हो गया, ठीक है। तो अब क्यूसेट का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो कहता है कि अब आपके जो नीचे के ऑप्शंस होंगे, ये जो ऑप्शंस है ये हम लोग कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब सिर्फ ये ऑप्शंस रहेंगे आपके पास, ठीक है। सिर्फ ये ऑप्शन आपके पास रहेगा क्योंकि आपने जो चॉइस फिल किया वो तो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर में ही किया होगा ना, कि लाइक अगर ये मिल गया तो मुझे नीचे के ऑप्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम कैंसिल कर देंगे। अब आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन होंगे। तो अब जब फी पेमेंट कर दोगे तो ही आप एलिजिबल हो पाओगे इन ऑप्शंस के लिए आगे फर्दर पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है। ये आपका नेवल आर्किटेक्चर हो, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इस तरह के ऑप्शंस में, तो इन ऑप्शंस के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाओगे। तो ये पॉइंट वही कहता है यहाँ जो अभी लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब सवाल है कि ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है कि मुझे फी पेमेंट करना है सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट के लिए, पेमेंट कैसे करेंगे? तो पेमेंट हमने अभी आपको समझा दिया कि आपको अपने होम पेज में लॉगिन करना है, वहाँ पे आपको ये जो प्रोसेस हमने बताया, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने बोला है कि आपको रेगुलर बेसिस पे आपका अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करते रहना है, ठीक है। और कोई भी हेल्प लगने से आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हेल्प डेस्क पे कॉल करो, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तो वीडियो बना ही रहा हूँ आप सबके लिए सारा कुछ, ठीक है। कोई भी गलती मत करो, अगर एडमिशन लेना है तो पेमेंट सही टाइम पे कर देना और डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना, ठीक है। तो क्या होगा कि जब तुम पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद तुमको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। तुम यहाँ पे देखो, कुछ इस तरह का तुझे दिखेगा, ठीक है। तुम्हें ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। फिर क्या होगा, जब एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बाद में कभी वहाँ पे जाना होता है। तो अब सवाल है कि जब आपको वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले आपका SSLC या फिर 10th का स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट या मार्क लिस्ट, ठीक है। तो 10th का जो सर्टिफिकेट होगा, पासिंग सर्टिफिकेट आपका, और मार्कशीट जो होगा 10th का वो आपका लगेगा। 12th का आपका हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ठीक है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जो आपका लास्ट इंस्टीट्यूशन, जो भी स्कूलिंग आपने जहाँ से किया वहाँ से आपको एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको वो जमा करना पड़ेगा। कंडक्ट सर्टिफिकेट हो गया, मान लो कुछ कम्युनिटी रिजर्वेशन है आपका केरला में तो उसका प्रूफ आपको देना पड़ेगा। कुछ स्पेशल रिजर्वेशन है, जैसे मान लो आप NRI कैटेगरी से हो, CGW कौन होते हैं, तो जो वहाँ के स्टाफ के बच्चे होते हैं,
तो वो हो गया CHD, EWS, ये सब कैटेगरी से आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। अगर ये कुछ स्पेशल रिजर्वेशन लगता है आपको तो उसका सर्टिफिकेट देना पड़ेगा आपको, राइट। वहाँ का डोमिसाइल अगर आप क्लेम कर रहे हो, केरला के हो आप, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। एंड सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा आपको नेशनैलिटी के लिए, ठीक। तो वन बाय समझो। मार्क लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th सेशन, ये क्या है? तो अगर मान लो यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे बोला गया है, लेकिन आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट ना हो इसमें से, तो आपको घबराना नहीं है। उसके लिए इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है कि आप कुछ महीनों के अंदर वो सर्टिफिकेट जमा कर दोगे, ये एश्योर करना पड़ेगा आपको। उसके लिए क्या करना होता है, एक डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। उसमें क्या लिखोगे, मान लेते कि यहाँ से 3 सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, मान लो कि अभी मार्कशीट आपको नहीं मिला और ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो आप उस डिक्लेरेशन में लिखोगे कि I have not been given this and this certificate till now, so I assure that I will submit all those documents before starting of my first semester examination। यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, देखो कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम का रजिस्ट्रेशन होने से पहले आप जमा कर दोगे, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, उसमें घबराना नहीं है कि मान लो कोई सर्टिफिकेट नहीं है या फिर कुछ नाम में कुछ गलती है, वो सब आप करेक्शन करके रेक्टिफाई करके बाद में अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो सर्टिफिकेट लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है इनका, ये बहुत अच्छा इन्होंने एक ऑप्शन दे रखा है। नेशनैलिटी के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, और ट्रांसफर सर्टिफिकेट एंड कंडक्ट सर्टिफिकेट। तो अगर मान लो और समझना है तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना ये सब। तो ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, यहाँ पे आपको 2 टाइप का डिक्लेरेशन देना होता है। एक होता है नॉन रेसिडेंशियल इंडियन NRI कैंडिडेट के लिए, और एक नेशनैलिटी के लिए। आप इसी PDF में जब नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पे 2 Annexure 1 एंड Annexure 2 है। Annexure 1 में आपका NRI सर्टिफिकेट के लिए, NRI कैंडिडेट के लिए डिक्लेरेशन है। तो इसको क्या करोगे, आप पहले PDF को प्रिंट निकालोगे, इसको अपने हाथों से फिल करके उसको स्कैन करके अपलोड कर देना, ठीक है। और जब तुम इंस्टीट्यूट पे जाओगे तो वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे तुम ये डॉक्यूमेंट उनको सबमिट कर देना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ, ठीक है। और दूसरा है आपका नेशनैलिटी का डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे भी लिख सकते हो कि आई एम द सिटीजन ऑफ डैश, ठीक है, नेम ऑफ द कंट्री एंड ऑल, ये सब। और यहाँ पे सिग्नेचर करके तुम एंड गार्जियन सिग्नेचर करके अपलोड कर देना, ठीक। अब बात करते हैं सर्टिफिकेट के बारे में। तो देखो, अगर मान लो आपका कुछ कम्युनिटी रिजर्वेशन, मान लो केरला के आप शेड्यूल कास्ट के बच्चे हो, शेड्यूल ट्राइब के बच्चे आते हो, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उसका सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। या फिर OBH कैटेगरी हो गया, EWS कैटेगरी, तो उसके बारे में डिटेल में यहाँ पे इन्होंने बता रखा है। तो इसको वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ो, जो भी कैटेगरी में तुम लाइक करते हो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ ना समझ आने से पूछ सकते हो, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, समझ रहे हो तुम। अब सवाल है कि किस बच्चे को केरलाइट स्टेटस दिया, मतलब केरला के बच्चे कब कंसिडर किए जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने बोल रखा है कि अगर आप केरला में बॉर्न हो, ठीक है, या फिर हैज बीन रेसिडेंट ऑफ केरला फॉर ए पास्ट 5 years विद ए पीरियड ऑफ 12 years, ठीक है। मतलब कि आप लास्ट 12 साल में कम से कम 5 साल आप वहां पे रहे हो, तो आप केरला के कैंडिडेट कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। या फिर आपकी जो स्कूलिंग हुई है 8th से लेकर 12th तक की, वो आपका केरला में हुई हो, तो भी आप केरला के बच्चे कंसीडर किए जाओगे, ठीक है। IAS ऑफिसर हो, नॉन केरलाइट अलॉटेड टू केरला सर्कल आर डीम्ड टू बी केरलाइट्स, राइट। तो ये कुछ है जिससे कि आप केरला के बच्चे कंसीडर किए जाओगे। उसके बाद है क्या क्या सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा टू प्रूव केरलाइट स्टेटस। तो पहला है कि बर्थ सर्टिफिकेट आप दे सकते हो, या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट दे सकते हो अपने पापा मम्मी का, उस विलेज का तहसीलदार के साथ साइन करवा के, मतलब वो जो जिस गांव का जिस जगह पे हो वहाँ के तहसीलदार का साइन होगा वहाँ पे, या फिर लोकल अथॉरिटी जो भी होंगे, तो वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। दूसरा आपका कि स्कूल स्टडीज जो सर्टिफिकेट आपको प्रूव कर पाए वो दे सकते हो, SSLC दे सकते हो, ठीक है। तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख लो वीडियो पॉज करके। NRI कैंडिडेट को तो मालूम है कि वो डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और NRI सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि कुछ सीट केरला में, वो हमने रिजर्वेशन की जो बात की थी पहले, कि कुछ सीट यहाँ पे रिजर्व होते हैं। तो मान लो कि कुछ वैसे बच्चे हैं जिनके कि पेरेंट्स जो है वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं, तो उनको फिर ये यहाँ पे सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उनका एक रिजर्वेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए क्या क्या सर्टिफिकेट है, मार्क लिस्ट ऑफ +2 एग्जामिनेशन एंड 10th सर्टिफिकेट, एम्प्लॉय सर्टिफिकेट ऑफ द पेरेंट, जो कि किनके द्वारा साइन होगा, इंडियन एम्बेसी या फिर गवर्नमेंट एजेंसी के द्वारा, गल्फ कंट्री वाले बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी ऑफ वर्क परमिट, अकाउंट स्टेटमेंट बैंक इन गल्फ कंट्री, वीजा विच इज ड्यूली अटेस्टेड बाय इंडियन एम्बेसी या गवर्नमेंट एजेंसी, राइट। कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका जन्म प्रमाण पत्र का एक कॉपी आपको देना पड़ेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कंडक्ट सर्टिफिकेट ऑफ इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेड, ठीक है। तो इतना समझ में आया होगा। और यहाँ पे कुछ नोट में इन्होंने दिया है कि मान लो कोई भी कल को ये पता चलता है कि आपकी कुछ रिजर्वेशन के लिए आपने कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, या फिर किसी भी तरह की कोई गलती अगर आपके एंड से होती है, तो आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और आपको डेली बेसिस पे आपका अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करते रहना है,
ठीक है, और यही सब यहाँ पे इन्होंने बता रखा है और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से मुझे तुम पूछ सकते हो कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक वीडियो बना दूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे प्रॉब्लम्स पे मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप वो सर्च करो यूट्यूब पे जाके, कि मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, पेमेंट से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, वो सारा कुछ हमने ऑलरेडी बना रखा है। और ये तो हमने ऑलरेडी बता दिया आपको कि कब आपका फर्स्ट अलॉटमेंट आया, फी पेमेंट आप कब तक कर सकते हो। और स्पॉट राउंड के रिगार्डिंग पूछते हैं बच्चे कि भैया स्पॉट राउंड होगा कि नहीं, इस बार कितने राउंड तक होगा। तो देखो ये कभी भी कंफर्म नहीं होता है कि कितने राउंड तक होगा। स्पॉट राउंड होगा ये डेफिनेट है, क्योंकि सीट तो डेफिनेटली वैकेंट रहेगा, क्योंकि सिर्फ आपका क्यूसेट नहीं है, यहाँ पे साथ साथ जोसा की भी काउंसलिंग चल रही है। तो जिन बच्चों को क्यूसेट मिला है उनमें से बहुत ऐसे बच्चे होंगे जिसको कि जेईई मेंस के थ्रू बहुत सारा कॉलेज मिल रहा होगा, तो कल को हो सकता है वो क्यूसेट छोड़ेंगे, तो वैकेंसी तो रहेगी सेकेंड राउंड के बाद भी। तो जब वैकेंसी होगी तो ये स्पॉट राउंड तो कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है, अब कितने राउंड तक चलेगा वो डिपेंड करेगा कि कितना सीट खाली रह रहा है। मान लो फर्स्ट राउंड ऑफ स्पॉट राउंड चला लेकिन फिर भी सीट खाली रह गया, तो ऑफ कोर्स सेकेंड राउंड ये लोग करवाते हैं। तो ये चीज़ आपका धीरे धीरे आपको अपडेट देखते रहना है, उसके अकॉर्डिंग समझ में आ जाएगा। और बहुत बच्चे पूछते हैं कि लाइक मेरा 3000 to 4000 रैंक है तो क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हम बोलेंगे कि अगर मान लो 4000 ऐसा कुछ रैंक आ रहा है, उसके ऊपर रैंक है, तो अगर कुछ और अच्छा ऑप्शन है तो तुमको डेफिनेटली उसके लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे होप कम है। मैंने खुद से देखा है बहुत सारे बच्चों का, मैंने देखा है कि 13 वेटिंग है, 12 वेटिंग है, फिर भी उनका उसके आगे के राउंड में उनका 3-4 वेटिंग पे जाके अटक गया, लाइक कंफर्म नहीं हो पाया। तो मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहा कि आपका मान लो 200 वेटिंग है, 150 वेटिंग है, तो आपको वो कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप बस होप रख सकते हो, और जहाँ भी अदर ऑप्शन हो वहाँ पे ट्राई करते रहो। ऐसा नहीं कि इसके होप में बाकी जगह छोड़ दो, हर जगह पे ट्राई करो, जो बेस्ट ऑप्शन बाद में लगे, जो बेस्ट पॉसिबल आपके लिए हो उसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और कुछ भी प्रॉब्लम होने से कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं सारा कुछ पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।